मूल निवासी छात्र युवा जो सामूख्य है, उसी का जो साहित्यिक इकाई है, उसने ये एक शुरू किया है, ये जो कर्मशाला साहित्य और सांप्रतिक समय और साहित्य कह के। उसी दौरान हमने देश के हाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी लेखकों को हमने लाके यहाँ का जो युवा और जो दलित मूल निवासी के जो छात्र हैं और जो लेखक हैं, उन लोगों के साथ रूबरू किया और जो बातचीत किया साहित्य, समाज और संस्कृति के ऊपर। तो इसी के तहत हमारे साथ आज हैं पलाश विश्वास जी। पलाश विश्वास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सांबादिक हैं, लेखक हैं। अभी वो अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में प्रेरणा अंशु नाम का एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। और हम उनको अनुरोध किए थे कि दलित आंदोलन का जो अभी जो चैलेंजेस है, वो उसके बारे में थोड़ा हमारे साथियों के साथ बातचीत करने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। वो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और जो हमारा जो टॉपिक है दलित साहित्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य। वर्तमान और अतीत के बारे में कल विमल थोरात ने काफी कुछ कहे हैं। आगे जो चैलेंजेस है वो क्या है, वो मैं हम लोग पलाश जी से सुनना चाहेंगे। और दूसरा ये है कि मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये जो एक कर्मशाला के तहत हो रहा है और यहाँ कुछ नए जो युवा जो जुड़े हुए हैं लेखक, वो जो सवाल जवाब के दौरान उनके सवाल को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, फिर जो जिन लोग को इधर इन्वाइट किया गया है उन लोगों का सवाल को हम देखेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेके मैं पलाश जी को अनुरोध करता हूँ कि अपना वक्तव्य शुरू करें। धन्यवाद। तो देखिए, जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य में दुनिया भर में एक बात महसूस किया जाए, जैसे टॉमस हार्डी इंग्लिश लिटरेचर में किसानों की बात करते थे और वेसेक्स इंग्लैंड में सबसे प्राचीन जनपद रहा है, ग्रामीण जनपद रहा है, पिछड़ा जनपद रहा है उनका, वो लिखते थे। मैक्सिम गोर्की थे, वो भी बिल्कुल दलित और अंतः लोगों के बारे में लिखा करते थे। लुसुन की बात करें चीन में या कहीं पर भी, लेकिन ये सारे लोग मेन स्ट्रीम में थे। माने वो उसको दलित साहित्य या आदिवासी साहित्य या ओबीसी साहित्य में बांटने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अब भारत में अगर हम साहित्य की बात करें तो पहले तो साहित्य में मनुस्मृति जो हमारा विधान है, इसके तहत हजारों साल तक, माने पहले तो वर्ण व्यवस्था लागू थी गौतम बुद्ध की क्रांति से पहले तक, तो उसमें शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। 4 अधिकार होते हैं, एक शिक्षा दान का अधिकार होता है, एक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, एक शस्त्र धारण का अधिकार होता है, एक संपत्ति का अधिकार। ये चारों अधिकार ब्राह्मणों के पास थे और शिक्षा प्राप्त करने का और हथियार और संपत्ति का अधिकार क्षत्रियों के पास था। वैश्यों के पास संपत्ति का अधिकार था, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं। ज्ञान प्राप्त करने की का कोई अधिकार शूद्रों को था नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो वैदिक साहित्य में मिलता है, वैदिक साहित्य न कह के वो मनुस्मृति काल में पुष्यमित्र शुंग के समय जो रामायण लिखा गया, उसमें ये कहा गया, शंभुक चूंकि शूद्र थे और तपस्या कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो इससे मुगल पीरियड तक, मुगलों के जब मुगलों का राज था भारत में, तब तक शूद्रों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, हथियार धारण करने का कोई अधिकार नहीं था और शिक्षा देने के अधिकार का सवाल ही नहीं उठता। अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश पीरियड में
पहले इनको एजुकेशन का राइट मिला, शिक्षा का। सेना और पुलिस में शस्त्र धारण का अधिकार मिला, प्रॉपर्टी का राइट मिला, यहाँ तक कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो ये जो समाज है ये हजारों साल से अनएजुकेटेड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अनएजुकेटेड ये पहले भी रहे होंगे, क्योंकि भारत में आर्यों से आने से पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता थी, जो अर्बन सिविलाइजेशन था, नागरिक सभ्यता थी। और आर्य जब आए उनको पशुपालन आता था, कृषि नहीं आती थी। हमारी उस सभ्यता में कृषि एग्रेरियन भी था, अनाज के बारे में मालूम था, खेती के यंत्रों के बारे में मालूम था, गहनों का इस्तेमाल हुआ करता था और लिखित भाषा थी और उनका साहित्य था और दुनिया भर में, विश्व भर में उनका व्यापार था। लेकिन उस सभ्यता का ध्वंस आर्यों के आक्रमण से हुआ और उसके कारण सबसे पहले उनके पुस्तकालय, उनकी संस्कृति, उनकी स्क्रिप्ट को खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद से एक डिसकंटिन्यूटी करीब आपका ये समझिए 2500 साल पहले आपके गौतम बुद्ध हुए और उससे पहले 1000 या 1500 साल यानी 4000 या 5000 साल से हमारे लोग शिक्षा से वंचित रहे। तो इसमें भी एक बात समझने की जरूरत है, जो इनकी जो भाषा थी, देव भाषा कहते हैं, संस्कृत में जो पढ़ाई लिखाई होती थी, क्योंकि ब्राह्मण करते थे, संस्कृत में ही पढ़ते थे और संस्कृत सत्ता की भाषा थी, जनता की भाषा नहीं थी, जनता संस्कृत नहीं जानती थी। या फिर बौद्ध काल में पाली भाषा में लिखा जाने लगा साहित्य, तो उसमें थोड़ा बहुत लिखा गया, लिखा जाने लगा। और जिसे भारतीय इतिहास में तम युग कहा जाता है, 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच चार्या पद का के जरिए में सब पहला साहित्य आया। वो मेन स्ट्रीम लिटरेचर था, वो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणों का लिटरेचर था। संस्कृत साहित्य से अतिरिक्त जो देशज जो लिटरेचर आया वो चार्यापद है। और तो ये जो अपभ्रंश भाषाएं हैं, जिससे मराठी बनी, हिंदी बनी, बांग्ला बना, असमिया बना, तमाम भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। तमिल तो पहले से क्लासिक लैंग्वेज है, साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज थी, कन्नड़ और मलयालम और तेलुगु उनका इतिहास अलग है। उत्तर भारत में वो अलग है। उत्तर भारत में जो लिटरेचर जो लिखा गया, जनता का लिटरेचर, वो किन लोगों ने लिखा? दलितों ने लिखा। जो लिखने वाले लोग थे, लुहार थे, कोई बढ़ई था, कोई चमार था, कोई मोची था। ये 400 साल तक ये लिटरेचर आता रहा। फिर तमिलनाडु में जो वैष्णव आंदोलन आया 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में वैष्णव आंदोलन मंदिरों के जरिए राज सत्ता और धर्म सत्ता, दोहरे शासन के खिलाफ जो संघर्ष शुरू हुआ, उसमें साउथ इंडिया से भी लिटरेचर आया। वो भी मेन स्ट्रीम लिटरेचर था, वो भी मुख्य साहित्य था। बाद में कर्नाटक में लिंगायत मूवमेंट शुरू हुआ 11वीं शताब्दी से, तो लिंगायत लिटरेचर आया। उसके बाद जो आपके हिंदी में लिखना शुरू हुआ, हिंदी में जो संत साहित्य आया, कबीरदास कौन थे? कबीरदास ब्राह्मण नहीं थे। रहीमदास कौन थे? रहीमदास भी ब्राह्मण नहीं थे। रविदास कौन थे? रविदास भी ब्राह्मण नहीं थे। मीराबाई जरूर राजपूत थी, लेकिन स्त्री थी और स्त्री को कोई अधिकार नहीं होता है, तो वो मनुस्मृति के मुताबिक वो भी शूद्र थी। तो ये जितना लिटरेचर, ये मेन स्ट्रीम लिटरेचर ही रहा है। उसके बाद ये जो आधुनिक काल आया, जब साहित्य और भाषा पर ब्राह्मणों का वर्चस्व नए सिरे से स्थापित हुआ संस्कृत के बाद, उसके बाद दलित, आदिवासी, पिछड़े और गांवों के लोग, किसान, मजदूर, ये साहित्य से बहिष्कृत कर दिए गए। ये इसलिए दलित साहित्य की जरूरत इसलिए पड़ी कि दलितों को अपने समाज के बारे में, जो उनकी समस्याओं के बारे में
उनके उत्थान के बारे में जो चर्चा करने की जरूरत थी, उसके लिए दलित साहित्य का उद्भव हुआ, जो एक साथ दलित आंदोलन का भाग भी है, दलित विद्रोह का भाग भी है। लेकिन ये याद करने की बात है कि जो भी लोकायत साहित्य रहा है और जो संत साहित्य भी भारत में 7वीं शताब्दी से लेके अब तक, वो उसमें बहुजनों का ही उसमें मुख्य भूमिका थी। ये लिखने वाले लोग ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण संस्कृत में ही लिखा करते थे, ये समझने वाली बात है। और अब ये हुआ दलित साहित्य के बाद ओबीसी साहित्य आ गया, फिर ओबीसी साहित्य के बाद आ गया आपका आदिवासी साहित्य। मुख्य समस्या ये है कि ये इस साहित्य का जो मानक है वो दलित, आदिवासी और ओबीसी तैयार नहीं करते। यह भी इसके मानक, इसकी मान्यता, इन साहित्य को प्रतिष्ठा देना और मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये सारा काम वो लोग करते हैं जो दलितों के विरुद्ध हैं, ओबीसी के विरुद्ध हैं, आदिवासी के विरुद्ध हैं। मैं इस बात को ऐसे कहता हूं, जो लेखक, जो दलित लेखक हो, आदिवासी लेखक हो, ओबीसी लेखक हो, मूल निवासी जो लेखक या साहित्यकार अपने समाज के आंदोलन, उसके विद्रोह, उसके सामाजिक यथार्थ और उसके संगठन की बात करता है, उसकी जगह ऐसे लोगों को ये लोग ब्रांडेड करते हैं जो सिर्फ अपने उत्थान की बात करते हैं, जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं। इसमें दलित पैंथर साहित्य एक आया था, दलित पैंथर आंदोलन जब चला था, जब मराठी साहित्य में दया पवार, फिर नामदेव धसाल और शरण कुमार लिम्बाले समेत एक बहुत बड़ी संख्या दलित लेखकों की थी जो सामाजिक न्याय और समानता की बात करते थे, और इसके साथ ही व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे कि व्यवस्था परिवर्तन के जरिए, समाज के परिवर्तन के जरिए जो ब्राह्मणवादी सत्ता है और वर्ग वर्चस्व है, जाति वर्चस्व है, उसके खिलाफ जो लिटरेचर आया वो पीछे रह गया। वो पीछे रह के ये निजी जो साहित्य है ये आया, इसका मैं बहुत सख्त आलोचक हूँ और इसके लिए मुझे आप माफ करेंगे। हेलो, मैं शायद पृष्ठभूमि बता पाया हूँ, क्योंकि एक बात है, ये मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक पत्रकार रहा हूँ। मैं साहित्यकार भी नहीं हूँ और उस ढंग से बुद्धिजीवी भी नहीं हूँ। और मैंने जितना पढ़ा है, बंगाली दलित साहित्य, पंजाबी दलित साहित्य, कन्नड़, तमिलनाडु का, मराठी, उड़िया, असमिया, और ये जितना देश भर का मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर मेरा आकलन है। और इधर साहित्य उत्सवों में जिनकी ब्रांडिंग होती है, जिनको ये आलोचक जो तथाकथित मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम है नहीं, मेन स्ट्रीम का मतलब ये है तो जो जनता का साहित्य होगा वही मेन स्ट्रीम होगा, संस्थाओं का साहित्य मेन स्ट्रीम नहीं होगा, राजधानियों का साहित्य मेन स्ट्रीम नहीं होगा, सत्ता समर्थक साहित्य मेन स्ट्रीम नहीं होगा। जो आम जनता, बहुजनों की बात करे वही साहित्य मुख्य मेन स्ट्रीम होगा। और इसके विभाजन के भी मैं विरुद्ध हूँ, इसको अलग अलग ब्रांडिंग के भी मैं खिलाफ हूँ। हेलो, हाँ बोलिए जी, सुना जा रहा है। हाँ हाँ, मैंने अपनी बात कर दी है। इसके बाद सवाल आए तो बात आगे बढ़े, हमारे युवा साथी बात करें, अच्छा जी। क्योंकि ये संवाद में अब एक तरफा नहीं होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैंने ये जो बातें, थोड़ी विवादास्पद बातें भी लग सकती हैं लोगों को, कि मैं दलित साहित्य का महिमा मंडन नहीं करता, क्योंकि साहित्य से तो हम बेदखल हो गए, भाषा से हम बेदखल हो गए। हम साहित्य में बहुजनों की भागीदारी की बात, हम प्रेरणा अंशुम में भी यही बात करते हैं। हम साहित्य में दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी का, मूल निवासी लोगों को, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। कल्चर उनकी है, उनको लाने की बात करते हैं। जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, जो जन विरोधी कल्चर है, जो समता और न्याय के विरुद्ध है,
उसको हम हाशिए पर ले जाना चाहते हैं, बल्कि ऐसी स्थिति बननी चाहिए ब्राह्मण साहित्य, या वो लोग अपना करे ब्राह्मण साहित्य करे, या ऊंची जाति का साहित्य सत्ता का साहित्य बने, ऐसा हो तब जाके हमारा मूल मेन स्ट्रीम साहित्य बन सकता है। तो प्रहलाद जी, आगे आगे जो जो दलित साहित्य का क्या क्या चुनौती का सामना कर रहा है, जो देश में जो देखिए, स्थिति दलित बन साहित्य रहा की है? चुनौती इस देश के मूल निवासियों की चुनौती है। मैं मतुआ आंदोलन की बात, मैं इस पर मेरे बंगाल के साथियों से मेरी बातचीत हुई है, तो उसमें मैं कह रहा था भारत में जो आंदोलन बना ब्रिटिश प्रिय सरकार के खिलाफ, जो 1957 में पलासी की लड़ाई के अगले दिन ही बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, यहाँ के तमाम आदिवासी और किसान लोग अंग्रेजों के खिलाफ लगातार विद्रोह करते रहे, और किसान और मजदूरों के विद्रोह का सिलसिला आज भी जारी है। मतुआ आंदोलन जो हुआ, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हमारे युवा साथियों को इस बात को समझना होगा जी कि जी, थोड़ा विस्तार में बताइए। हाँ, विस्तार में मतुआ बता आंदोलन। रहा हूँ। जो पहला नील विद्रोह के समय से मतुआ आंदोलन की शुरुआत हुई, ये किसान आंदोलन था, और यहाँ 1757 के बाद चुआड़ विद्रोह हुआ। चुआड़ विद्रोह भी आदिवासी और दलित लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। आजादी का आंदोलन है जिसको ये लोग स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शामिल नहीं करते। भारत में उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया है, और वो मैंने अंग्रेजी में इसलिए किया था कि चूंकि मैं ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस करना चाहता था, साउथ इंडिया को भी एड्रेस करना चाहता था, कश्मीर और पूर्वोत्तर को भी एड्रेस करना चाहता था, तो मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन चुआड़ विद्रोह का किया था। तो चुआड़ विद्रोह के बाद सन्यासी विद्रोह भी किसानों का आंदोलन था। बंकिम चंद्र ने जो वंदे मातरम लिख के हिंदू राष्ट्रीयतावाद की नींव डाली, वो गलत है। वो सन्यासी विद्रोह था ही नहीं, उसमें मुसलमान भी शामिल थे, आदिवासी भी शामिल थे, और इसके लीडर जो भवानी ठाकुर थे और देवी चौधरानी, जिस पर बंकिम चंद्र ने उपन्यास देवी चौधरानी लिखा, उनके आत्मसमर्पण के बाद भी 6 साल तक यह आंदोलन चलता रहा किसानों का भूमि के हक हकूक के लिए। मतुआ मूवमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये 1806 में हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ, और उनके जवान होते ना होते करीब 1822 से ये मतुआ मूवमेंट शुरू हुआ, और महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन शुरू हुआ। तमिलनाडु में अलग आंदोलन चल रहा था, जो बाद में जिसका नेतृत्व पेरियार जी ने किया। केरल में नारायण गुरु उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में मजदूर आंदोलन भी बहुजनों ने शुरू किया। नारायण लोखंडे भारत में पहले, और अयन काली केरल के थे, इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। तो ये सारा आंदोलन जो चल रहा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, और सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ाई थी। तो मतुआ आंदोलन का पहला फंडामेंटल डिमांड था कि जमीन का अधिकार किसानों का है, जो जमीन जोतता है जमीन उसको मिलना चाहिए। ये भूमि सुधार का एजेंडा कम्युनिस्टों का एजेंडा नहीं है, जैसे कि लोग समझते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि सुधार लागू किया। भूमि सुधार का एजेंडा मतुआ मूवमेंट का एजेंडा था। स्त्री शिक्षा का एजेंडा नवजागरण का एजेंडा नहीं था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन लोगों का नहीं था। इन लोगों ने ब्राह्मण समाज में शिक्षा का आंदोलन चलाया, ब्राह्मण समाज में सती प्रथा का निषेध का आंदोलन चलाया, ब्राह्मण समाज में बाल विवाह का निषेध का आंदोलन चलाया, ब्राह्मण समाज को शिक्षित करने का आंदोलन चलाया। लेकिन गैर ब्राह्मण, जिसमें क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण कायस्थ भी शूद्र थे, इन लोगों की शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये समस्या सती प्रथा ब्राह्मणों के यहाँ थी, बहुजनों के यहाँ नहीं थी, या राजपूतों के यहाँ थी, बहुजनों के यहाँ नहीं थी।
तो इसको नवजागरण कहा जाता है। लेकिन मतुआ मूवमेंट में शिक्षा आंदोलन ये एजेंडा रखा गया, खाओ ना खाओ ठेले में के स्कूले पठाओ। फिर इन्होंने कहा कर्मकांड का विरोध किया, ब्राह्मण तंत्र का विरोध किया। इन्होंने कहा मुखे नाम हाथे काम। इन्होंने कहा सन्यास की जरूरत नहीं है और सन्यास धर्म की जरूरत नहीं है, कर्मकांड की जरूरत नहीं है, और जो मनुस्मृति के मुताबिक तमाम संस्कार जो ब्राह्मण करते हैं ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। वेद उपनिषद के खिलाफ, वैदिकी धर्म ग्रंथ के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ ये आंदोलन था। स्त्री शिक्षा इसका मुख्य एजेंडा था और इसमें विधवा विवाह का प्रचलन भी तब शुरू हुआ। तो जैसे हिंदू धर्म के काउंटर, क्योंकि तब अशिक्षित थे तमाम लोग, जैसे बिरसा मुंडा ने भी कहा, बिरसा मुंडा भी आदिवासियों को एकत्र करने के लिए जब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमीन के हक हकूक के लिए जब आंदोलन उलगुलान शुरू किया, और उससे पहले सिधू कानों ने हुल शुरू किया, वहां पर उन्होंने अपना जो आदिवासी धर्म की बात की, धर्म के जरिए लोगों को जोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन धार्मिक था या सिधू कानू का आंदोलन धार्मिक था, तिलका माझी का आंदोलन धार्मिक था, ऐसा कतई नहीं था। भील विद्रोह धार्मिक था, या रानी दुर्गावती जो गोंडवानी की रानी थी जिन्होंने विद्रोह किया वो धार्मिक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आंदोलन पूरी तरह, इस आंदोलन में किसान भी शामिल थे। और किसान कौन थे? किसान मूल निवासी लोग थे। किसान थे दलित, किसान थे मुसलमान, किसान थे आदिवासी, किसान थे पिछड़े शूद्र जो कहा जाता है, शूद्र जातियां भी बंगाल और पूरे देश में, क्योंकि जाति व्यवस्था सिर्फ शूद्रों में है। किसान जातियों को ही जाति व्यवस्था में बांटा गया है। ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्रों की ही जातियां हैं। तो शूद्र ही 6,500 जातियों में बटे हुए हैं, और ये सारे लोग किसान, खेती और कृषि समाज से संबद्ध लोग हैं, जिनको जाति व्यवस्था के तहत जिनको गुलाम बनाया। गुलाम बनाने वाले कौन लोग थे? राजे, रजवाड़े और जमींदार, जिनका भूमि पर हक था। तो सबसे बड़ा टारगेट इनका था कि जमीन के अधिकार से, जल जंगल के अधिकार से इन शूद्रों को, इन किसानों को अलग कर दिया जाए। इनको अलग करने के लिए उनको संपत्ति के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, क्योंकि हर जाति की परसेंटेज 1% से कम हो जाता है, और जो सवर्ण जो होते हैं उनका प्रतिशत ज्यादा होता है, वो संगठित होते हैं। हमारे लोग असंगठित होते हैं, जातियों में बटे होते हैं। लेकिन मतुआ आंदोलन है या आदिवासी विद्रोह है, किसान आंदोलन में बहुजन समाज संगठित था। उसमें बौद्ध भी शामिल थे, जैन भी शामिल थे, ईसाई भी शामिल थे, ब्राह्मण एक और अलग थलग पड़ा हुआ था, और जमींदार वर्ग अलग थलग पड़ा हुआ था। इस कारण भारत विभाजन अनिवार्य हो गया, क्योंकि ये आंदोलन नील विद्रोह का नेतृत्व किया था हरिचंद ठाकुर ने। उसके बाद राजशाही में किसान विद्रोह हुआ, पाबना में किसान विद्रोह हुआ। ये सारे आंदोलन सिलसिलेवार चलता रहा। जब भारत का विभाजन हुआ उस वक्त बंगाल और बिहार और सारे पूर्वोत्तर भारत में तेभागा आंदोलन चल रहा था, जमीन के हक हकूक का आंदोलन चल रहा था। उस वक्त भी क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की पार्टी की गठन बंगाल में हुआ था 1801 में, उसका कोई असर नहीं था। बंगाल में जो पहली गवर्नमेंट प्रजा कृषक पार्टी की बनी फजलुल हक, उनका डिमांड भूमि सुधार का था। और उसके बाद फजलुल हक गए मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, माने आज जो पाकिस्तान है, लाहौर में गए, वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और पाकिस्तान का एजेंडा बनाया, जिससे दलित उनसे अलग हो गए। और तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो
पाकिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया, वो पाकिस्तान एजेंडे के साथ मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल हुए, श्यामा मंत्रिमंडल बना। तो उस वक्त भी तीनों अंतरिम सरकार में ब्राह्मण सिर्फ एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने, वो नहीं थे, ऊंची जातियों के लोग नहीं थे, दलित और बहुजन और ओबीसी के लोग थे, और इनका बहुत बड़ा गठबंधन था। एक और बंगाल का ये था, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक संगठित आंदोलन चल रहा था, फिर पेरियार का तमिलनाडु में आंदोलन चल रहा था, नारायण गुरु का आंदोलन केरल में चल रहा था, और नारायण लोखंडे थे। और ऐसी ही पृष्ठभूमि में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया। उससे पहले बंगाल में 1911 में अस्पृश्यता निषेध कानून लागू हो गया चंडाल आंदोलन के तहत, और चंडाल आंदोलन भी बहुजन समाज का आंदोलन था। 31 दलित जातियों का संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। पूरे भारत में, पंजाब में अकाली आंदोलन चल रहा था जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, बलूचिस्तान में जो आंदोलन चल रहा था, कश्मीर में जो आंदोलन चल रहा था, ये सारे आंदोलन केंद्रीय सत्ता के खिलाफ थे, दिल्ली और ब्राह्मणी सत्ता के खिलाफ थे। ये सारे आंदोलन सामाजिक न्याय और अधिकार के आंदोलन थे। ये सारे आंदोलन स्वतंत्रता के आंदोलन थे जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी थे और सामाजिक न्याय और समता के पक्ष में भी थे। तो इसके कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भारत का विभाजन हो या न हो, बंगाल का विभाजन होकर रहेगा, क्योंकि हिंदू समाज के तलछट यानी दलितों और ओबीसी से, शूद्रों से धर्मांतरित हुए या बौद्धों से धर्मांतरित हुए मुसलमानों का नेतृत्व हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये इतिहास जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। दलित साहित्य का प्राथमिक काम यह है कि इन संघर्षों को लिखा जाए, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं प्रेरणांश की तरफ से। हम लोग पूर्वी बंगाल से मथुआ आंदोलन से शुरू होके आज तक का जो बंगाली समाज है, दलित समाज है, उसके इतिहास का, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसकी फिल्में बना रहे हैं। ये काम दलित साहित्य, अगर दलित साहित्य है, अगर ओबीसी साहित्य है, अगर आदिवासी साहित्य है, तो इसका मुख्य कार्यभार यही होना चाहिए, इसका एजेंडा यही होना चाहिए। आज अगर हम देखते हैं, जो अमेरिका में कोविड से कौन लोग मरे, इंग्लैंड में कौन लोग मरे, वे लोग मरे जिनकी नागरिकता नहीं है, जो इमिग्रेंट्स हैं। वहां प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण रिजर्व बैंक से लेके शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सब प्राइवेटाइजेशन हो, जो मोदी कर रहे हैं, जिसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, तो इसके कारण क्या हुआ, अमेरिका की आधी आबादी जो है संपत्ति से वंचित है, अमेरिका की आधी आबादी गरीब है, बच्चे भूखों पेट सोते हैं, और वहां इंश्योरेंस के बिना चिकित्सा नहीं हो सकती, वो बीमा के बिना चिकित्सा नहीं हो सकती, प्राइवेटाइज्ड है अस्पताल, तो उनका कोई इलाज नहीं हुआ, इसलिए अमेरिका में इतने लोग मरे। इंग्लैंड में भी यही हालत है, इंग्लैंड में भी ऐसे ही मरे, ब्राजील में भी वही स्थिति है, वो लोग मरे। और भारत में जो कोरोना संक्रमण हो रहा है, कोरोना की आड़ में हम देख रहे हैं राम मंदिर बनाया जा रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा लागू किया जा रहा है। हम देख रहे हैं हिंदुत्व के एजेंडे में जो आपातकाल लागू करके जो बहुजन है, आदिवासी, पिछड़ा और जो मूल निवासी है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनको रोजी रोटी से वंचित किया जा रहा है, उनको महानगरों से बेदखल कर दिया गया जबरन। उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है, भूख की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ जल जंगल जमीन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया कोविड-19 के आड़ में, श्रम कानून बदल दिए गए। ये श्रम कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे 1942 से
1946 तक बाबा साहब अंबेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट में श्रम मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर थे। उन्होंने श्रमिकों के हक हकूक के लिए, 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए और काम के घंटे और कार्य स्थिति, जॉब की सिक्योरिटी की गारंटी, पीएफ, कैजुअल लीव, सिक लीव और जो आपका लेबर कमीशन और सुनवाई, ये सारे अधिकार दिए थे। वो सारे अधिकार छीन लिए गए। बहुजनों में इसका कोई असर नहीं हुआ। अभी भीमा कोरेगांव क्यों इम्पोर्टेंट है? भीमा कोरेगांव में जो पुणे के शासक थे, वहां ब्राह्मणशाही चलती थी, ब्राह्मणों का राज चलता था, जिसको वापस पूरे भारत में आजादी के बाद लागू करना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक। जो राम राज्य की बात करते थे वो दरअसल हिंदू राज्य है। और ये जो राम राज्य का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसका प्रतीक भव्य राम मंदिर है। तो इसके खिलाफ दलितों में जो आंदोलन होना चाहिए, जैसे भीमा कोरेगांव में दलितों और शूद्रों और आदिवासियों के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, आनंद तेलतुंबड़े, शोभा सेन और आपके गौतम नवलखा और जितने लोग गिरफ्तार हुए, वो दलितों के हक में, दलितों के हक में बोलना क्या माओवाद है? आदिवासियों के हक में बोलना क्या माओवाद है? मूल निवासियों के हक में बोलना क्या माओवाद है? जल जंगल जमीन के हक में बोलना क्या माओवाद है? तो हमारे लोग तो ब्रिटिश हुकूमत के समय से माओवादी है। अगर ऐसा है तो हमारे लोग आजादी की जो लड़ाई मूल निवासी लड़ रहे थे, जो जमींदारों के आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं थे, वो लोग तो शुरू से माओवादी रहे हैं। आज से 200 साल पहले से वो लोग माओवादी रहे हैं। सारे के सारे मूल निवासी माओवादी हैं, सारे के सारे दलित, सारे के सारे ओबीसी, सारे के सारे आदिवासी। इनके हिसाब से जो न्याय और समानता की बात करते हैं, जो रोजगार की डिमांड करते हैं, मुकेश, जो सवाल लीजिए मुकेश। हाँ, सवाल लीजिए। ये बोलिए। सवाल तो बहुत से आया है। हाँ, सवाल आए तो ज्यादा बात फोकस होगा, इंटरेक्टिव होगा। मैंने बैकग्राउंडर बता दिया क्या मुद्दे होने चाहिए। तो सवाल को थोड़ा संक्षिप्त में आप बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल है, तो मैं ये कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेने के लिए ही ऐसे सवाल करूंगा कि जब 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 आप बोले कि ये जो दलित साहित्य, जो आदिवासी साहित्य, जो ओबीसी साहित्य, जो किस्म किस्म के साहित्य जो निकल के आ रहा है, वो एक कॉन्स्पिरेसी की तरह हो रहा है बोल के आपने जो बोले। मेरा सवाल ये है कि जब दलित आंदोलन में आदिवासियों का जो ये होना चाहिए, जो मतलब जो जल जंगल जमीन को लेकर जो आवाज होना चाहिए साहित्य में, जब नहीं आता है तो आदिवासी लोग अपना एक साहित्य लिखते हैं। हाँ, तो जैसे भी नारी महिला लोग अपनी जो पूरी मुक्ति का जो स्वर नहीं आ पाता दलित आंदोलन, तो अपना एक अलग रेडिकल टोन में वो अपना जो अस्तित्व छोटे छोटे जो अस्तित्व, हाँ, जो उभर के आ रहे हैं, अपने आवाज ला रहे हैं, वो दलित साहित्य को मेरे ख्याल से समृद्ध कर रहे हैं या उसको खत्म कर रहे हैं? नहीं, मेरा जो सवाल है, मैंने आपको बताया, जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर रहा है 7वीं शताब्दी से चर्यापद से लेके संत साहित्य तक, कबीरदास, रविदास के समय तक, वो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है। आज भी मेन स्ट्रीम लिटरेचर के तौर पर वो पढ़ाया जाता है। हिंदी साहित्य में दादू का लिटरेचर है, गुरु नानक का लिटरेचर है, संत तुकाराम का लिटरेचर है, गाडगे महाराज का लिटरेचर है, बसवेश्वर का लिटरेचर है। ये मेन स्ट्रीम लिटरेचर है। ये जो शुरू हुआ जब ब्रिटिश पीरियड में, जब दलित आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, बहुजन आंदोलन, किसानों का आंदोलन, मूलतः उसका चरित्र था जो जाति व्यवस्था है। वो जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म करना चाहते हैं लोग? जाति व्यवस्था अगर खत्म कर देंगे तो गौतम बुद्ध के समय से ये सारी शोषित जातियां, आदिवासी, किसान और जो दलित, ओबीसी, सारे संगठित होकर ब्राह्मणवादी और सत्ता वर्ग का तख्ता पलट देंगे। इसीलिए जाति व्यवस्था है।
बाबा साहब ने भी यही कहा था कि जाति का उन्मूलन होना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत जरूरी है, ये बाबा साहब ने भी कहा था। तो ये जो है ये तो मजबूरी में हुआ है, क्योंकि मेन स्ट्रीम लिटरेचर से आप बेदखल कर दिए गए, हमारे लोगों का कोई स्पेस नहीं बचा साहित्य में। तो हमारे लेखक, पहले तो कहा जाता है कि आपकी भाषा की तमीज नहीं है, आपको व्याकरण का तमीज नहीं है, आपको वो छंद अलंकार आपको मालूम नहीं है, आप एजुकेटेड नहीं हो, आपकी बर्तनी में गलतियां है, तो वो खारिज कर दिया जाता है। और ऐसे भी पंचायतों में जब हमारे लोग अपनी बात उठाते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है, बोलते हैं तुमको बोलने की तमीज नहीं, पहले बोलने का शऊर सीखो तब बात करो। ये जो साजिश है ये इन्होंने हाशिए पर धकेल दिया। तो हाशिए पर उठती ये आवाजें सही है, लेकिन इसमें जो सकारात्मक तत्व जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो बुनियादी सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, अपने आत्म सम्मान का सवाल है, स्त्री की मुक्ति का सवाल है, युवाओं के रोजगार का सवाल है, ये जितने सवाल है ये दलित साहित्य, ओबीसी साहित्य और आदिवासी साहित्य में होना चाहिए। और इनको एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये हालत हो रहा है कि ये एक तो ये अलग अलग हो गया, जब ये लोग अपना करने लग गए, इन्होंने स्पेस नहीं दिया, तो दलित पैंथर मूवमेंट चला, बहुत आक्रामक साहित्य लिखा गया दलित पैंथर मूवमेंट में, बांग्ला साहित्य में भी बहुत आक्रामक लिखा गया और तमाम जगह। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, बंगाल में जब मतुआ आंदोलन चालू हुआ तो उसको काउंटर करने के लिए एक सत्संग आंदोलन चला, उसमें वेद का विरोध चला। इन्होंने कहा हम ब्राह्मण है, नमोसूत्रों की जनेऊ डालने लगे और वैदिक कर्म कांड करने लगे और छुआछूत मारने लगे, जिसका उन्मूलन हो गया। उसको रिवर्स करने के लिए एक आंदोलन ये चला, जिससे कि जनेऊ भी धारण कर रहे हैं, वैदिक कर्म कांड, वेदों को मुख्य ग्रंथ मान रहे हैं और बौद्ध ग्रंथ जो हम लोगों का मुख्य जो मुक्ति का जो साहित्य है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी लिटरेचर का मेन स्ट्रीम जो सोर्स है वो बौद्ध लिटरेचर है, गौतम बुद्ध का लिटरेचर है। उन्होंने बार बार लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि, उससे रिवर्स कर दिया। तो अभी जो हो रहा है, जो जिनको होता ये है कि मार्केट है और जो आलोचक और वो लोग मान्यता जो देते हैं, ये दलित साहित्य के लोग, आदिवासी साहित्य के लोग, ओबीसी साहित्य के लोग, उन्हीं जो आलोचक है बैठे हुए हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, भुवनेश्वर में, उन्हीं की मान्यता के तौर पे वो बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। और ऐसे लोगों को वो मान्यता देते हैं जो चरित्र से दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। और दूसरा पॉइंट ये कर रहे हैं, ये दलित साहित्य को आदिवासी साहित्य के खिलाफ और आदिवासी साहित्य को दलित और ओबीसी साहित्य के खिलाफ, ओबीसी साहित्य को दलितों और आदिवासियों के खिलाफ। ये जैसे इन्होंने बहुजन आंदोलन को, किसान और मजदूर आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया, वामसेप के अलग अलग टुकड़े हो गए, रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग टुकड़े हो गए, नारायण गुरु का आंदोलन खत्म हो गया, पेरियार का आंदोलन खत्म हो गया, अकाली आंदोलन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे केंद्र की सत्ता मजबूत हो गई। अभी तो जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो ये जो सारा का सारा एक एजेंडा है, उस एजेंडा के खिलाफ भी सचेत रहना है। जो मनुस्मृति का एजेंडा है उसको मजबूत करने का जो एजेंडा है, वो हमारे भी बंटवारा पैदा करने का भी इंतजाम है। तो इसलिए जैसे देश का बंटवारा हुआ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का बंटवारा हुआ, ये भारत का बंटवारा ही नहीं था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सभ्यता जो पाकिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, ये सारा जो इलाका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सभ्यता था, ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर, खुद मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, तो उसकी विरासत से हमको वंचित करना हुआ। बंगाल की जो विरासत रही है आदिवासी और बहुजन समाज की, कृषक आंदोलनों की जो विरासत है, उससे हमको वंचित करने की साजिश है। तो ये जो बंटवारा है
ये बहुजन समाज के खिलाफ हैं। ये आइडेंटिटीज में हम अलग अलग बढ़ जाते हैं। कास्ट, अभी जातियों के संगठन बहुत मजबूत हो रहे हैं। बहुजन समाज का आंदोलन मजबूत नहीं हो रहा है, जातियों का संगठन मजबूत हो रहा है। आदिवासियों में भी ये कोशिश की जा रही है कि संथालों का अलग संगठन हो का अलग संगठन हो, गोंड का अलग संगठन हो, और ये आपका मुंडा लोगों का अलग संगठन हो। ये जो तोड़ने की कोशिश है, ये ब्राह्मणवादी साजिश है। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे यूनिफिकेशन, अम्बेडकरी आंदोलन, बहुजन आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन का यूनिफिकेशन के लिए, चाहे दलित साहित्य हो, चाहे ओबीसी साहित्य हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, स्त्री विमर्श भी मनुस्मृति के खिलाफ है, क्योंकि मनुस्मृति में स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। स्त्री को विपणन यज्ञ कहा गया है। स्त्री को युद्ध करने की आजादी दी गई है। स्त्री को बेचने तक की का भी अधिकार दिया गया है। तो नई व्यवस्था वही लागू की गई है। मुक्त बाजार में स्त्री कमोडिटी है। इसके खिलाफ जो जेंडर मूवमेंट चल रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वो देह मुक्ति का आंदोलन चला गया। फ्री सेक्स, हमको सेक्स की आजादी मिल जाए, हमको अपने देह की आजादी मिल जाए। लेकिन हमारी सामाजिक मुक्ति का आंदोलन, सामाजिक मुक्ति का प्रश्न, धर्म का जो हम पर है, अलग अलग धर्म जो स्त्री के खिलाफ है, धर्म ग्रंथ जो स्त्री के विरुद्ध है, उसके खिलाफ जो बात आनी चाहिए, वो स्त्री साहित्य में भी उसका मुख्य स्वर नहीं बन पाया है। दलित साहित्य की भी यही स्थिति है, ओबीसी साहित्य की भी यही स्थिति है। ये एक नए ढंग की जाति व्यवस्था, जैसे जाति व्यवस्था ने बांट दिया तमाम लोगों को, इसी तरह अलग अलग विमर्श चालू करना, अलग अलग विमर्श के अलग अलग आइकॉन तैयार करना, मार्केटिंग के हिसाब से। मार्केट मूर्तियां बना दो, तो जैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति बना दी और उसका बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण कर दिया। मथुआ के हरिचंद ठाकुर की मूर्ति बना दी, उनकी मंदिर बना दी। कल बाबा साहब की भी मंदिर बना देंगे, वहां पर भी कोई पुरोहित होगा जो बाबा साहब की पूजा करेगा, वो कहेंगे गौतम बुद्ध का अवतार है बाबा साहब। तो ये जो सारा का सारा है, ये आइकोनाइजेशन, ये प्रतिमाएं, ये मूर्तियां, ये सारा का सारा बहुजनों के खिलाफ है, मूल निवासियों के खिलाफ है। इसको समझकर करना चाहिए और मेन स्ट्रीम लिटरेचर में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम लिटरेचर में क्यों सिर्फ ब्राह्मण लिखेगा, क्यों सिर्फ राजपूत लिखेगा, क्यों सिर्फ वैश्य लिखेंगे? उसमें मेन स्ट्रीम लिटरेचर जो साहित्य है, मुख्य साहित्य में प्रेमचंद के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम क्यों नहीं आएगा, नामदेव धसाल का नाम क्यों नहीं आएगा, उसमें दया पवार, शरण कुमार लिम्बाले का नाम क्यों नहीं आएगा, उनमें जो लोग हैं ये क्यों नहीं आएगा? ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये तो चाहते ही है कि हमें हाशिए पर डाल दे। तो जो समानता की लड़ाई है, जो न्याय की लड़ाई है, वो इंक्लूजन की लड़ाई है, वो सबको एकजुट करने की लड़ाई है, और इनका ब्राह्मणवाद एक्सक्लूजन की लड़ाई है। हाँ विश्वास सर, बहिष्कार, डिसऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई है। हाँ सर। हाँ, और एक प्रश्न लेते हैं हम परमा नायक से। हाँ, वो कहते हैं कि क्या दलित साहित्य ये साहित्यिक किसी पुरस्कार का पीछे भागे अपना विचारधारा को खो देते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ब्रांडिंग भी हो रही है, पुरस्कृत भी हो रहे हैं, लोग देश विदेश की यात्राएं भी कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं। बांग्ला साहित्य में भी है, तमाम साहित्य में, हिंदी साहित्य में भी है। वो मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, अमेजन में किताबें आ रही है, तमाम जगह मार्केटिंग हो रही है, उनकी ब्रांडिंग हो रही है, और उसके ब्राह्मण जो आलोचक है वो कह रहा है यही दलित साहित्य है, वो कह रहा है यही ओबीसी साहित्य है, वो कह रहा है यही आदिवासी साहित्य है। तो उनके मानदंड पर, उनके मूल्यों पर जो साहित्य है, वह क्या दलित साहित्य हो सकता है? वह क्या ओबीसी साहित्य हो सकता है? वह क्या पिछड़ा साहित्य हो सकता है? बुनियादी सवाल ये है। और उसके मानक कौन तैयार करेगा? अगर दलित साहित्य है तो उसके मानक दलित साहित्य का तैयार करेंगे, ओबीसी साहित्य है तो ओबीसी तैयार करेंगे। अगर स्त्री विमर्श का साहित्य है
तो वो ब्राह्मण जो पुरोहित बैठा हुआ है, जो मठ है दिल्ली के, राजधानियों के मठ है, जो किलों में बैठे हुए हमारे दुश्मन है, वो क्यों तय करेंगे? वो स्त्री मुक्ति, जो सामाजिक मुक्ति, धर्म से मुक्ति, उसको ये लोग देह मुक्ति के आंदोलन जो बना रहे हैं, और देह मुक्ति की बात करने वाली जो स्त्री लेखिकाएं हैं, उनका जो ब्रांडिंग होता है, उनकी जो मार्केटिंग होती है, जिनका आइकनाइजेशन होता है, उससे स्त्री मुक्ति की लड़ाई हाशिए पर चली जाती है। तो इसलिए हमारे अपने पैमाने होने चाहिए, अब हमारे अपनी परिभाषा होनी चाहिए, हमारा अपना एस्थेटिक्स होना चाहिए, हमारा अपना सौंदर्य शास्त्र होना चाहिए। और एक सवाल है उनका। हाँ, दलित, आदिवासी और ओबीसी साहित्य को मेनस्ट्रीम साहित्य बनाने मेरा एक सवाल, क्या किया जाए? बोलिए। मेरा एक सवाल है। हाँ, दोनों सवाल एक साथ लेंगे, बताइए। हाँ, बताइए सर। दलित, आदिवासी और ओबीसी साहित्य को मेनस्ट्रीम साहित्य बनाने के लिए क्या किया जाए? भाई, मेनस्ट्रीम में हमको अपने, जैसे हम लोग प्रेरणा अंश निकाल रहे हैं ना, इसमें इस अंक में भी हम अर्थव्यवस्था में लिख रहे हैं, तो दलितों की अर्थव्यवस्था में भागीदारी हम ले रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसी पत्रिकाओं की बहुत जरूरत है लोकल लेवल पर। जैसे ब्राह्मण जो लिखता है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण लिटरेचर कह के नहीं छापता है ना। ब्राह्मण कभी लिखता है कि ये ब्राह्मणों का लिटरेचर है? वो तो कहेगा ये मेन स्ट्रीम लिटरेचर है। मेन स्ट्रीम लिटरेचर करके वो अपना लिटरेचर छापता है, अपने वर्ग हित में, अपने जाति हित में वो कहता है कि ये लिटरेचर है। वो कभी नहीं कहता ब्राह्मण की ये ब्राह्मणों का साहित्य है। और जो संस्कृत है, जो जनता की भाषा नहीं है, जिसको ये देव भाषा कहते हैं, इसको कहते हैं इसका अनिवार्य पाठ होना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, जो कि जनता के साहित्य है ही नहीं, जनता की भाषा नहीं। वो हम पर थोप रहा है हमारी संस्कृति, वो थोप रहा है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना साहित्य हम पर थोप रहा है। हमको वैकल्पिक साहित्य ऐसा विकसित करना पड़ेगा जिसमें हम हमारे मुद्दों को उठाए। और वो सबसे बड़ी बात है, जो असली दलित साहित्य किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का साहित्य है। इस साहित्य के लिए हमको छोटी छोटी लघु पत्रिकाएं, जैसे आपका संगठन है, आप उड़िया में निकालिए, बंगाल के लोग बंगाल में निकाले, कर्नाटक के लोग कन्नड़ में निकाले, और हम लोगों के बीच एक नेटवर्किंग हो, हम एक दूसरे का सहयोग करें और इस लिटरेचर को विस्तार करें। तो देखिएगा वो ब्राह्मणवादी साहित्य, जाति वर्सेस का जो साहित्य है, वो हाशिए पर चला जाएगा और हमारा लिटरेचर मेन स्ट्रीम लिटरेचर बनेगा। ओके, अभिराम भैया आप पूछ सकते हैं सवाल। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ दादा, जय भीम। अभिराम बोल रहा हूँ। हाँ अभिराम जी बोलिए। आप तो मथुआ साहित्य विशेषज्ञ है, आप मथुआ आंदोलन के बारे तो में जो मेरा सवाल बाद में कीजिए, मथुआ आंदोलन के बारे सवाल बाद में कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है और आप मथुआ आंदोलन के विशेषज्ञ है। आपको हरि लीलामृत और गुरुचांद लीलामृत आपको मुंह जवानी याद है। तो मथुआ आंदोलन का जो जिस्ट है उसको पहले आप बता दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा, उसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दलित साहित्य नहीं। दादा, हम तो बात करते ही रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में और हमारा कैडर काम में दूसरे। ना ये पूरे देश में जा रहा है ना, फेसबुक लाइव पे है, तो हमारे साथियों ये उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, इनको मथुआ आंदोलन के बारे में मालूम नहीं है। थोड़ा आप विशेषज्ञ हैं, थोड़ा आप उसके बारे में 2-3 मिनट या 4 मिनट में बोल दीजिए, उसके बाद आपका सवाल मैं लूंगा। आपने मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, आप बोलिए 4-5 मिनट। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, अपने इतिहास के बारे में बोलते समय एक नया दिशा आपने दिखाया कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, वो विभाजन सिर्फ लोगों का विभाजन नहीं है, ये मूल्यवासी बहुजन का इतिहास की जो विरासत है, वो विरासत
का विभाजन पहले बंटवारा किया गया, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में होता है, और बंगाल का जो हिस्टोरिकल साहित्य जो कुछ था उसको उसका विभाजन को आपने बताया कि नया मतलब मूवमेंट के लिए पॉलिटिक्स के पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली भी एक नया दिशा अपने सामने लाए। मेरा आपने 2-3 ये बात की कि दलित साहित्य, ट्राइबल साहित्य और मतलब ओबीसी साहित्य, जो पिछड़े वर्ग का साहित्य, वो अलग अलग साहित्य बोला, अब बोलने का टाइम आ गया या नया नया ये होगा, या वही दलित साहित्य में ये सबको एड्रेस पहले से किया हुआ है और अब भी करना चाहिए, ऐसे ही कुछ है, या अलग अलग इनको 3 हिस्सा में भी साहित्य को हमको अभी भी बांटना चाहिए? ये माइक जा रहा है ना, मेरी बात हाँ, सुनाई दे रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, सुना दे रहा है, बोलिए। हाँ, आप जो मेरा मुख्य विवाद यही है, जैसे मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के तहत जो मेहनत कश लोग हैं जिनको शूद्र कहा गया, उनको उनको एक तो जातियों में बांट दिया, फिर उसमें भी ऊपर नीचे कर दिया, हर जाति से ऊपर है, तो सब उसमें छुआछूत जितना दलितों में है, जितना शूद्रों में है, उतना ब्राह्मणों में नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते, राजपूत एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते, वैश्य एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन हर दलित, दूसरी दलित जाति, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भारत विभाजन के शिकार जो लोग हुए, तो बंगाल की 21 जो जातियां यूनाइटेड थी, उनमें अलग अलग जगह इनको बांट दिया गया। तो जैसे कुमिल्ला में उधर चले गए आपके जो अद्वैत मलवर्मन की मालो जाति के लोग, ये असम में, और वहां पर आपके त्रिपुरा में चले गए, फिर राजवंशी लोग चले गए बंगाल के मेदिनीपुर साइड में, दूसरी जगह राजवंशी लोग चले गए, ये जातियां भी ये डिसइंटीग्रेटेड हो गई, इनका संगठन। नमशूद्र पंडो क्षत्रिय 2 जातियां हैं मुख्य, जो दंडकारण्य प्रोजेक्ट में, मालकानगिरी में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, झारखंड में, असम में, त्रिपुरा में, सर्वत्र ये 90% जो लोग हैं ये पंडो क्षत्रिय और नमशूद्र है। लेकिन पंडो क्षत्रिय लोग अपने को राजपूत समझते हैं और नमशूद्र लोग अपने को ब्राह्मण समझते हैं, उनका ब्राह्मणाइजेशन है। वो जैसे सत्संग आंदोलन मैंने कहा मथुआ आंदोलन के खिलाफ चला, तो ये जनेऊ धारण करना चाहते हैं, उन्हीं की तरह अंतिम संस्कार, उन्हीं की तरह सारे संस्कार नमशूद्र लोग करते हैं, लेकिन वो अछूत है, उनको ब्राह्मण अछूत ही मानता है, लेकिन ये अपने को पंडित समझते हैं, ये रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि हमको अनुसूचित जाति मान लिया जाए। बंगाल में अस्पृश्यता निषेध हो गया था 1911 में, और बाबा साहब ने बंगाल में ये क्राइटेरिया बनाया था, छुआछूत नहीं थी, अनटचेबिलिटी नहीं थी, ये जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं, इस आधार पर बंगाल को रिजर्वेशन दिया गया था, बंगाल की दलित जातियों को। यहाँ ये लोग चाहते हैं रिजर्वेशन तो मिले लेकिन हम पंडित रहे। उसी तरह पंडव क्षत्रिय लोग, वो लोग क्षत्रिय बनना चाहते हैं, राजपूत लोग क्षत्रिय बनना चाहते हैं, महावैश्य लोग वैश्य बनना चाहते हैं। ये हर दलित जाति में ट्रेंड है। वो अपने आप को, हमारे पुरखे तो ब्राह्मण थे, हमारे पुरखे तो कायस्थ थे, हमारे पुरखे तो राजपूत थे, हम तो राजस्थानी मूल के हैं, हमारे ये जो टेंडेंसी है एक दूसरे के साथ, सवाल यही पर है, सवाल यही है, ये जो साजिश शुरू से चल रही है, दलित, ओबीसी, आदिवासी शायद भी एक बहुत बड़े बंटवारे की साजिश है, मूल निवासी आंदोलन के बिखराव की साजिश है। ये सारे सरोकार एक है, दलित साहित्य का भी जो सरोकार है, दलित साहित्य की जो चुनौतियां हैं, वो आदिवासी साहित्य की भी चुनौतियां हैं, वो आपके पिछड़ा साहित्य की भी चुनौतियां हैं, और वो इसकी विमर्श की भी चुनौतियां हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा शोषित और उत्पीड़ित समाज में कोई है तो स्त्री होनी चाहिए। स्त्री का नेतृत्व हर कहीं निषिद्ध है। स्त्री अगर सीईओ हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए,
लाखों कमाए लेकिन घर में आने के बाद वो दासी बन जाती है। तो स्त्री की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है। तो स्त्री विमर्श जो है वो दलित साहित्य का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए, ओबीसी साहित्य का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए, आदिवासी साहित्य का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। आदिवासियों में तो फिर भी जेंडर इक्वलिटी बेटर है, क्योंकि आदिवासी अब भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति को उसका धारण और वहन करने वाली जो एकमात्र कम्युनिटी है, आदिवासी समाज है, जो कम्युनिटी लाइफ में रहता है, जिनके सामाजिक संगठन है और सक्रिय संगठन है, जहां युवाओं को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाता है, युवा लड़की और लड़के को विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तो मूल तौर पे असल मूल निवासी तो आदिवासी है। तो ये जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको हमको सामने लाना चाहिए। और ये सारी जो जितनी चैलेंजेस जो मूवमेंट है, और अगर इस वक्त भारत में जो शिकंजा है, एक तो अमेरिकी साम्राज्यवादी शिकंजा है, मुक्त बाजार का शिकंजा है, प्राइवेटाइजेशन के साथ जल जंगल संपत्ति और नागरिकता भी छीनी जा रही है। ये आदिवासी हिंदू नहीं है। और एक नहीं और ये एक बात और एक खत्म करने, ये मैं सवाल कर, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है, उनके अपने धर्म है। मथुआ भी हिंदू नहीं है। हिंदू रिलीजन में बहुत सारे लोग जो हिंदू नहीं है, लेकिन नागरिकता के लिए जो कैटेगरी है उनको हिंदू लिखना पड़ेगा तभी नागरिकता मिलेगी। ये नागरिकता का कानून भी हिंदुआइजेशन का एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सारी चुनौतियां इन तमाम साहित्यों का है। इसको हमको एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, आप आइडेंटिटी अलग भी रखते हैं तो भी आपको एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, स्त्री मुक्ति का साहित्य और ओबीसी साहित्य को एकजुट होके इन चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। और एक सवाल लेंगे, सवाल है संजय कुमार बाग जी का। What mechanism will keep our people away from iconism as well as religious inclination? ये तो भाई हम अपना आंदोलन जड़ों में, वो राजधानियों के आंदोलन से नहीं होगा। भुवनेश्वर उसको जड़ों में जाके, जैसे हम गांव गांव जाते हैं, हम हर रोज गांव में जाते हैं, हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है 150-200 गाँव में हम जाते हैं। कोविड-19 है, इसके बावजूद हम जा रहे हैं घर घर में। ये कोविड-19 ये एक ऐसा कर रखे है कि लोग बोल रहे हैं कि इमरजेंसी है। लोगों को इसके खिलाफ जो एजेंडा मुक्त बाजार का लागू किया जा रहा है, जो एजेंडा हिंदुत्व का लागू किया जा रहा है, तो इलाज कहीं नहीं हो रहा है। अमेरिका में भी इलाज नहीं हुआ, इंग्लैंड में भी नहीं हुआ, ब्राजील में भी नहीं। जो लोग अमेरिका इंग्लैंड में मरे वही लोग मारे जाएंगे, बहुजन ही मारे जाएंगे, मूल निवासी ही मारे जाएंगे। जो चिकित्सा कराने में सक्षम है वो स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे लोग तो भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, रोजगार छीन रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, खेती खत्म है, मजदूरी नहीं मिलती, दिहाड़ी मजदूर नहीं मिल रही है। हमारे लोग तो ऐसे मरेंगे ना। तो ये जो जितने सवाल है, इन सवालों को लेके हमको जड़ों में लौटना पड़ेगा, जहां से बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया था। अयन काली ने गांव में स्ट्राइक की थी। मथुआ आंदोलन के दौरान पूर्वी बंगाल के गांव में हड़ताल हुई थी। सबसे पहली हड़ताल नमोसूत्रों, पोंडो और ये तमाम जातियों अस्पृश्यों ने हड़ताल की थी बंगाल में, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक से पहले। अयन काली ने किसानों की हड़ताल की थी, तमाम जातियों की हड़ताल की थी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से पहले। हमें उस बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले का जो शिक्षा आंदोलन था, माता सावित्रीबाई ने जो स्त्री मुक्ति की बात जहां से शुरू की थी, हमको उस जड़ में जाना पड़ेगा। हमको अपनी परंपरा और विरासत की जो ताकतें हैं उनको करना पड़ेगा। और हमारी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की मरम्मत नए सिरे से करनी पड़े। जैसे मथुआ आंदोलन है, उसको हमको संगठित करना पड़ेगा, उसमें ब्राह्मणवादी एलिमेंट को खत्म करना पड़ेगा। आदिवासी मूवमेंट जो है, आदिवासियों की जो प्राचीन सभ्यता, जो आपके जो संरचनात्मक और संस्थागत ढांचे हैं उनको मजबूत करने के लिए काम करना पड़ेगा। दलितों की जो सारी चीजें, ये बेसिक वर्क है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। अब हम राजनीतिक आंदोलन करने की
स्थिति में नहीं है, देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में कानून का शासन नहीं है, संविधान बदल दिया गया है, संविधान की हत्या कर दी गई है, देश में संविधान कहीं नहीं लागू है। ये संविधान ब्राह्मणों अब अपने ढंग से मनुस्मृति के मुताबिक संविधान को लागू कर रहे हैं। शिक्षा नीति को खत्म कर दिया गया, जो शिक्षा है, जो आपकी लेबर लॉज खत्म हो गए हैं, पूरी तरह मनुस्मृति लागू है। इसके खिलाफ हमको अपनी विरासत को, अपनी पुरानी संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा और गांवों में जाना पड़ेगा, जनपदों में जाना पड़ेगा और उन संस्थाओं को ढूंढना पड़ेगा जिनके मार्फत से हम जनता को संगठित कर सके। इसके साथ ही जरूरी है, देश भर में जो भी लोग जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासियों के बीच काम कर रहे हो, चाहे ओबीसी के बीच काम कर रहे हो, चाहे दलितों के बीच काम कर रहे हो, चाहे स्त्री मुक्ति के काम कर रहे हो, इन सारे लोगों को यूनाइटेड होके इस मनुस्मृति व्यवस्था के खिलाफ जनता के प्रतिरोध को संगठित करना पड़ेगा और ख्याल रखना पड़ेगा हमारे लोग जो बात ये कर रहे हैं उनको माओवादी कह के, जैसे उस जमाने में किसी को राक्षस कह दिया, किसी को दानव कह दिया, किसी को असुर कह दिया, किसी को बानर कह दिया, किसी को गंधर्व कह दिया, किसी को किन्नर कह दिया और उसके वध को जायज ठहराया, जो किलिंग, एथनिक क्लिंजिंग को जायज ठहराया, इसका भी प्रतिरोध। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। दादा बात ऐसे ही है तो सही हो रहा है। मूल निवासी बहुजन को राष्ट्र सत्ता से बेदखल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो अब कर रहे हैं, लेकिन इसी सिचुएशन में हमारा दलित साहित्य का दिशा क्या होना चाहिए? उनका जो लिखने का तरीका वही प्रतिक्रियावादी होना चाहिए या नया कोई दिशा लेना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी ग्राउंड रिपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्राउंड रिपोर्ट जनता की तकलीफों के बारे में, जनता की सुनवाई के बारे में, जनता की रोजी रोटी के बारे में लिटरेचर को फोकस करना चाहिए। अभी आत्मकथा के तो मैं पक्ष में हूं ही नहीं। आत्मकथाएं दलित साहित्य के नाम पर जितना लिखा गया है, निजी गौरव गान है, अपने वंश का गौरव गान है, अपने उत्थान का महिमा मंडन है, वो है, उसमें समाज नहीं है। समाज से कटा हुआ वो लिटरेचर है जिसको बहुत ज्यादा आइकोनाइज किया गया, अब भी किया जा रहा है। अब हमको कविता, कहानी और तथाकथित क्रिएटिव लिटरेचर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना कि सामाजिक साहित्य की जरूरत है। हमारे लोग ज्ञान विज्ञान की शाखाओं से वंचित हैं, ज्ञान विज्ञान से वंचित है। हमें विज्ञान पर लिटरेचर लिखना चाहिए, हमें कृषि विज्ञान पर लिटरेचर लिखना चाहिए, हमें मेडिकल साइंस पर लिखना चाहिए। अर्थशास्त्र नहीं जानते हमारे लोग, तो अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ जब तक नहीं होगी सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। अर्थशास्त्र बताना पड़ेगा, राजनीति नहीं समझते, राजनीति विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। ये इन सारे ज्ञान विज्ञान की विविध भाग, जैसे इंग्लैंड में नवजागरण कैसे हुआ, यूरोप क्यों आगे बढ़ा? 14वीं सदी तक यूरोप मध्यकाल में था, अंधकार युग में था, बर्बर युग में था। यूरोप में जो नवजागरण हुआ, अंग्रेजी साहित्य क्या है? अंग्रेजी साहित्य में ज्ञान विज्ञान की सारी शाखाओं का अध्ययन संभव है। अंग्रेजी साहित्य में जो लिटरेचर है उसके अलावा एनाटॉमी भी लिटरेचर है, फिजियोलॉजी भी लिटरेचर है, फिजिक्स भी लिटरेचर है, केमिस्ट्री भी लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स भी लिटरेचर है, फिलोसफी भी लिटरेचर है। ये कंसेप्ट है साहित्य का। हमारे यहाँ कविता और कहानी के अलावा बाकी कोई साहित्य है ही नहीं। और दलित साहित्य, ओबीसी साहित्य, आदिवासी साहित्य, स्त्री साहित्य में कविता कहानी के अलावा उसकी परिधि से बाहर बाकी विधाओं, बाकी विषयों का पूरा बहिष्कार है, जिस पर अधिकार एकाधिकार ब्राह्मणों का है। और वो ज्ञान विज्ञान से उनका एम्पावरमेंट उनके समाज का होता है, उनके वर्ग का होता है, उनकी जातियों का होता है। हमारे लोगों का एम्पावरमेंट नहीं होता। इसलिए ये दायरे को व्यापक बनाना पड़ेगा, रीजन को व्यापक बनाना पड़ेगा, गांव गांव से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, पत्रकारिता और साहित्य को एक साथ अमलगम करना पड़ेगा, उनको एक साथ जोड़ना पड़ेगा।
हम अपनी पत्रिका में रोविंग रिपोर्ट छापते हैं, जनता की सुनवाई करते हैं प्रेरणा अंशु में, और उसमें लिटरेचर को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही विज्ञान को, उतना ही कृषि विज्ञान को, उतना ही इतिहास को, ज्ञान विज्ञान की अलग शाखाओं को दिया जाता है। उसके साथ साथ जनता की सुनवाई, जनता के साथ संवाद को महत्व दिया जाता है। हम एक मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं, गांव से ही परिवर्तन होगा, दिल्ली से नहीं होगा, भुवनेश्वर से नहीं होगा। अगर गांवों को हम बदल पाते हैं और गांव से अगर हम मोर्चाबंद होते हैं, तभी जीतेगा सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई का मोर्चा, तभी जीत सकता है। इसके बिना जीत हासिल नहीं हो सकती। ये चैलेंजेस हैं साहित्य। हमको अपने साहित्य को मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम लिटरेचर बनाना चाहिए। ओके, और एक सवाल लेते हैं अजीत भोई से। वो बोल रहे हैं कि जो आदिवासी साहित्य है और जो आदिवासी समाज का जो लोक साहित्य है, उसको कुछ अण आदिवासी लोग रिसर्च के नाम पर उसका जो ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं पुरस्कार के नाम पर, उसका क्या किया जाए? नहीं, ये इससे तो बचना होगा ना। वो तो आइकोनाइजिंग करेंगे ही ना, जैसे आपके राजनीति में भी हुआ ना। अंबेडकर के मुकाबले जगजीवन राम को खड़ा किया, बहुजन आंदोलन के खिलाफ आपके मायावती को खड़ा किया, बहुजन आंदोलन के खिलाफ रामविलास पासवान को खड़ा किया, शरद यादव को खड़ा किया। आइकोनाइजिंग तो ये करेंगे। आपको आंदोलन के तोड़ने के लिए पूना पैक्ट का मकसद भी यही था। पूना पैक्ट में स्वतंत्र मताधिकार को जो रिजेक्ट किया कि दलित, आदिवासी, बहुजन पिछड़े अपने प्रतिनिधि, अपना नेता चुने, उस अधिकार से वंचित करने के लिए पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत ये दलाल जो नेता तैयार हो रहे हैं, वैसे ही दलाल साहित्यकार पैदा हो रहे हैं, वैसे ही दलाल संस्कृति कर्मी पैदा हो रहे हैं। इन दलालों से बचने की जरूरत है। इन दलालों के अलावा जो रियल लिटरेचर है, उस रियल लिटरेचर को डेवलप करने के लिए बहुत बड़े सामाजिक, हम स्कूलों में जा रहे हैं। 5वीं और 11वीं के बच्चों से हम लगातार संवाद कर रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, नई पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। किसानों के बीच लिटरेचर की चर्चा हम शहरों में क्यों करेंगे, युवाओं और साहित्यकारों के बीच क्यों करेंगे? साहित्य में क्या किसानों का अधिकार नहीं होता? साहित्य में क्या मजदूरों का अधिकार नहीं होता? पहले तो यही लोग लिख रहे थे चर्या पर। कोई मोची लिख रहा था, कोई किसान लिख रहा था, कोई चमार लिख रहा था। संत रविदास क्या थे? कटौती में उन्होंने कहा कटौती में गंगा। वो संत रविदास कटौती में जूता सिलते हुए लिखते थे। अब सूरदास क्या थे? सूरदास क्या बैठे हुए थे कहीं पर मठ बना के? कबीरदास कहीं बैठे हुए थे, दादू कहीं बैठे हुए थे, तुकाराम कहीं बैठे हुए थे। गाट के क्या क्या, ये हमको इस विरासत को समझना पड़ेगा। इस विरासत में जो हमको साहित्य को, कल्चर के सवाल को, इसको किसानों, आदिवासियों, दलितों जो इससे बाहर कर दिए गए हैं, उन लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर ऐसा साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन हम कर पाते हैं, इससे चेतना का प्रसार होगा, हमारी शक्ति बनेगी। हमको नए लेखक पैदा करने पड़ेंगे। हमको ऐसे दलाल साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों को रिजेक्ट करके नए संस्कृति कर्मी पैदा करने पड़ेंगे, नए लेखक पैदा करने पड़ेंगे। हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम कहते हैं हम नए लेखक पैदा करेंगे, हम नए विशेषज्ञ तैयार करेंगे, हम नए आलोचक तैयार करेंगे, हम भाषा का, साहित्य का, सौंदर्य शास्त्र का नया पैमाना, नया प्रतिमान तैयार करेंगे। तब जाके बदलाव होगा, तब जाके सही मायने में दलित साहित्य होगा, स्त्री मुक्ति का साहित्य होगा, स्त्री विमर्श का साहित्य होगा, आदिवासी का साहित्य होगा, तभी हो सकता है। अन्यथा अगर हम ब्राह्मणवादी लिटरेचर के, उनके संस्कृत के और उनके नाट्य शास्त्र के, उनके सौंदर्य शास्त्र, उनके रस सिद्धांत, उनके अलंकार, उनके छंद, उनकी पोएटिक, उनकी पोएट्री, उनका गद्य, उनका उपन्यास, उनकी विधाओं का अनुसरण करेंगे तो हमारे साहित्य का विकास नहीं हो सकता।
क्योंकि हमने जो विधाएं बनाई थी, अपनी विधाएं, पद थे, कहाँ गई पद? साखी थी, साखी कहाँ गई? दोहे, दोहे वो कहाँ गए? हम छाप रहे हैं, दोहे भी छाप रहे हैं, मुक्तक भी छाप रहे हैं हम, पर साखी कोई लिखता नहीं है, पद छाप रहे हैं। ये जो विधाएं जो थी मूल निवासियों की, जो लोक में है, अभी लोक हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, लोक से हमको उठाना चाहिए, अपने लोक को समझना चाहिए, अपने मुहावरों को समझना चाहिए, जनता की संस्कृति को समझना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, जनता से सीखना चाहिए, और जनता के बीच साहित्यकार कभी पैदा करना चाहिए। ये होगी दिशा। हाँ ठीक है, और किसी का अगर सवाल है तो लेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से कंक्लूडिंग, मेरे ख्याल से यहाँ ज्यादा बेटर है, ये मूल बात आ गई है। हाँ ठीक है। अगर तो कोई सवाल हाँ, सवाल तो अभी नहीं आया, तो आज का जो कार्यक्रम था। सर हमको एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। हम सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। जो हाँ, दलित जो सिलीगुड़ी लिखे से। थे सर, जो हमारा नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल हाँ। मतलब नॉर्थ बंगाल में जो राजवंशी कम्युनिटी है, हाँ, उन बिल्कुल। लोगों को जो अपना लिटरेचर है, उस लिटरेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, वो दलित या अलग कुछ? हम तो ब्रांडेड नहीं करते, वो हम मेरी हिसाब से वो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है कि कोच बिहार में अलग राज्य रहा है जिसका भारत में विलय हुआ है ना? और कोच उनका अपनी संस्कृति रही है और बहुत उन्नत संस्कृति ही है। कोच राजवंशी भाषा अपनी रही है, तो अपनी भाषा को समृद्ध करते किसी कैटेगरी में मत जाइए, आप जनता के साहित्य को, जनता की संस्कृति को डेवलप करें, ये दिशा होनी चाहिए। और आप जो मेन स्ट्रीम, सिर्फ उसको अलगाव में मत रखिए। आज मुख्य समस्या सेग्रीगेशन का है, आदिवासियों का दमन, आदिवासियों का नरसंहार, आदिवासी गांवों को खत्म करना, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से उखाड़ना, शरणार्थियों को बेनागरिक बताना, घुसपैठिया बताना, उनको अलग करना, मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना, सिविल राइट से, ये अलगाव के कारण हुआ है। अगर आप अलगाव में चले जाएंगे तो कोच राजवंशी संस्कृति, पहचान और साहित्य के लिए आपका दमन होगा, आप पर सत्ता दमन करेगी, राज सत्ता, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की। इसको जैसे पूर्वी बंगाल में हुआ था मथुआ आंदोलन के तहत, जैसे पेरियार ने किया था, जैसे बाबा साहब ने किया था, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था, जैसे गुरु नानक और सिखों के 10 गुरुओं ने किया था, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, तमाम आइडेंटिटीज को खत्म करके एक जो समता और न्याय की लड़ाई पर तमाम लोगों को मोर्चाबंद करना, इंटर कनेक्टेड करना, सबके साथ जुड़े रहिए, नेटवर्किंग में रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कूच बिहार से बोल रहे हैं, ये इस गोष्ठी की, इस संवाद की बहुत बड़ी सार्थकता है। तो हम तो चाहते थे कि गोरखा लोग भी आए इसमें, हो सकता है भाषा की के कारण गोरखा लोग नहीं आ पा रहे हैं, हम चाहते थे कि आदिवासी लोग भी बोले तो ज्यादा बेहतर संवाद हो सकता था। आगे ऐसे आयोजन और हो और बाकी लोग भी इंक्लूड हो। हमको अलग थलग होके कोई आंदोलन नहीं करना है, हमारा हर आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, मथुआ आंदोलन की तरह, महात्मा गौतम बुद्ध की तरह, गुरु नानक के आंदोलन की तरह, लिंगायत आंदोलन की तरह राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमको करना होगा। ठीक है। तो और किसी का सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को कंक्लूड करें। हेलो मुकेश बाबू। हाँ हेलो, मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ, वो जो भाई साहब हमारा सिलीगुड़ी से बोल रहे थे, वो अब थोड़ा अपना परिचय प्रदान करें। बहुत अच्छा बात है, हम लोग उड़ीसा में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी से एक आदमी हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपना परिचय थोड़ा सा प्रदान करें। ठीक है, संजीव मंडल जी। No, sir. Actually, I am from Jalpaiguri district, and I completed my PhD from Banaras Hindu University, UP. And now I am working as a guest lecturer Eastern Region Language Center in Bhubaneswar. भुवनेश्वर? Yes, sir. अरे माय गॉड, अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग से जान पहचान कीजिए। आप भुवनेश्वर में अगर है
ओके सर, ओके तो सर, ठीक है, आज का इस सेशन में आपका नाम थोड़ा सा नाम बताइए। संजीवन मंडल, संजीवन मंडल, संजीवन मंडल। हाँ, ठीक है, आज का इस सेशन में दलित साहित्यिक, सीनियर जर्नलिस्ट और सामाजिक कर्मी पलाश विश्वास जी हमको दलित साहित्य का वर्तमान, भविष्य और उसका क्या प्रतिरोध का क्या साहित्य होगा, कैसे एकजुट होके ये आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर अपनी बात रखी। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम के कल में भी हो हमको ये टाइम दिए। और सभी साथियों जो इस सेशन में जुड़े सबको धन्यवाद देते हैं। और आज का यही सेशन हम यही समाप्त करेंगे। सबको हाँ बसोतरा जी धन्यवाद। जय भीम। बसोतरा जी भी लगता है जुड़े हैं कश्मीर से।